देश के 3 अलग अलग राज्यों से आ रही खबर के साथ, और खबर भी ऐसी जो सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी हुई है। 3 राज्यों में देश के सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई है। कहीं आगजनी हो गई, कहीं पथराव हो गया, और सवाल यह है कि अमन में आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंदिर की ग्रिल को तोड़ने के विवाद ने शहर को सुलगा दिया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को शांति के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा। दूसरी तस्वीर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के बागलकोट से यहां तेज आवाज में डीजे बजाने का विवाद इतना बढ़ा, पथराव शुरू हो गया। जैसे तैसे पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन तनाव बना हुआ है। और तीसरी तस्वीर आप हैदराबाद की देख रहे हैं। हैदराबाद के अंबरपेट की तस्वीर आपके सामने है। यहां जामा मस्जिद के नजदीक कुछ लोगों के हंगामे के बाद विवाद बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मामले को शांत कराया। तो देश के 3 अलग अलग राज्य हैं और तीनों राज्यों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ये कोशिश। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। और अब एक एक कर विस्तार से बात करेंगे। पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो हुआ है हंगामा, उसके बारे में आप जानिए। यहां 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। मारपीट, कहासुनी के बाद बाकायदा दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। मंदिर में आरती, मस्जिद में नमाज, और समय दोनों का लगभग एक ही था। आरोप है इस दौरान एक युवक ने दुर्गा मंदिर की ग्रिल को तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए, लाठियां भाजनी पड़ी। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मंदिर और मस्जिद के आमने सामने होने की वजह से हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने बवाल करने के आरोप में 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हालात इलाके में अब काबू में हैं, लेकिन तनाव अभी भी है। हिंसक घटना के बाद से आजाद चौक क्षेत्र पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बनाने रखने की अपील की है। तो ये जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे ये हंगामा बीती रात हुआ है। मंदिर मस्जिद आमने सामने, और यहाँ पर एक ही समय पर नमाज और आरती हो रही थी, और ऐसे में संयम टूटा। मंदिर की ग्रिल युवक ने तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला हाथ से निकलता चला गया। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़, 2 गुटों के बीच हुआ बवाल। आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, और तब जाकर हालात काबू में आ पाए हैं। अभी फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, इलाके में तनाव को देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद पुलिस की टीम नजर आ रही है। उधर जबलपुर में हुए विवाद को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है जिन्होंने हिंसा की है और इसकी साजिश रची है, उन्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। आजाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, और एक जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद पर्याप्त पुलिस बल है मौके पर, और पूर्णतः उसे नियंत्रित कर लिया गया है। इन 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई, और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतः नियंत्रण में है। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है। और जरा अंबुज से पहले अपडेट लेते हैं, अभी हालात जबलपुर में कैसे हैं अंबुज? अगर हालात की बात की जाए तो अब हालात सामान्य हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी, चूंकि मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। सिहोरा जहां की ये घटना है, भोपाल से 40 किलोमीटर, जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर, और वहां पर जिस तरीके से एक युवक पर ये आरोप लगा कि वो मंदिर में घुसकर उसने तोड़फोड़ की, मंदिर की ग्रिल तोड़ दी। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, बल का प्रयोग करना पड़ा। कुल मिलाकर की स्थिति तनावपूर्ण हो गई, और अभी भी
पुलिस ये कह रही है कि पूरी तरीके से हालात सामान्य हैं और ग्राउंड पे सामान्य दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से फिर से जुमे की नमाज है और उसको लेकर के एक स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से नाराज़ हैं और इसी को लेकर के अब दोनों पक्षों से बातचीत भी की जा रही है शासन प्रशासन के लेवल से, ताकि स्थितियों को पूरी तरीके से सामान्य किया जा सके, ताकि जो वो मनभेद और मतभेद और मनमुटाव की स्थिति दो पक्षों में आ जाती है उसको दूर किया जा सके, जो भी गलतियां दोनों पक्षों से कहीं से भी हुई हैं उसको दूर किया जा सके, इस तरह की कोशिश भी हो रही है। लेकिन रात को जो स्थितियां वहां पर बनी, निश्चित तौर पर काफ़ी वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां बन गई थी। जमीन पर गनीमत ये रही कि मामले को संभाल लिया गया है और वाकई में अब यही कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरीके से अमन चैन बना रहे। और ऐसे में ये जो आपसी रंजिशें आ रही हैं, अब कोई कल तो बनी नहीं है, न मंदिर न मस्जिद, और ये बरसों बरस से यूं ही एक साथ बने हुए हैं और वहां पर पूजा और आरती एक साथ होती है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हालात बिगड़े, इसी को लेकर अब जांच भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद कर्नाटक के बागलकोट मैं आपको लेकर चलूंगी, क्योंकि यहां भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। विवाद शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हो गया। बवाल के बाद बाकायदा यहां आगजनी तक कर दी गई। ये सब कल हुआ। विशाल जुलूस किले के अंबा भवानी मंदिर से शुरू हुआ और शिवाजी महाराज का जुलूस मेन रोड से होते हुए बसवेश्वर सर्कल के लिए निकला। जुलूस बसवेश्वर सर्कल के बाद वल्लभ भाई चौक से होते हुए किले की ओर बढ़ने लगा। आरोप है कि जुलूस जब वहां बनी एक मस्जिद के बाहर पहुंचा तो डीजे की आवाज को तेज कर दिया गया और वहीं पर रुककर लोग डीजे पर थिरकने लगे, नारेबाजी करने लगे, नाच गाना शुरू हो गया। इसके बाद मस्जिद में मौजूद लोगों ने विरोध किया। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने मस्जिद के अंदर जाकर वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच किसी शरारती तत्व ने जुलूस की तरफ चप्पल फेंकी। इसी कारण देखते ही देखते माहौल बिगड़ा। इसके बाद लोगों ने मस्जिद के अंदर से जुलूस पर पथराव शुरू हो गया और फिर तो दोनों तरफ से मामला बिगड़ता चला गया। हम सभी लोग बंदोबस्त पे थे। मेरे साथ से लेके मैं भी दिन में 3 साढ़े 3 बजे जब प्रोसेशन चालू हुआ तब से लेके हम सब लोग थे, डीवाईएसपी भी थे, सफिशिएंट फोर्स है हमारे पास। प्रोसेशन मस्जिद के पास आते हुए थोड़ा सा दूर था मस्जिद से, मस्जिद की तरफ से 2 पत्थर आए। वो 2 पत्थर अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो चेक करके, 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। किसी को भी मेजर इंजरी नहीं हुआ है। उसके बाद प्रोसेशन स्मूथली ख़त्म हो गया। अभी भी शांति का वातावरण है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित उस वक्त मौजूद है और जरा पिंकी से जानते हैं। पिंकी, बागलकोट में ये जो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, पुलिस ने वक्त रहते ये कहा जाएगा कि इसको काबू में कर लिया, एक्शन क्या लिया गया है? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? गिरफ्तारियां हुई हैं क्या इस मामले में? देखिए बिल्कुल रुमाना, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जुलूस निकल रहा था उसमें जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, जैसे ही मस्जिद के पास ये जुलूस पहुंचता है तो उसके बाद अचानक से जो है डीजे की आवाज़ तेज़ होती है और बहस होती है। पुलिस वहां जाके पीस मीटिंग भी करती है और 2 पत्थर जो है वो पुलिस कांस्टेबल और एसआई को लगते हैं। तो सीधे तौर पर मामला जो है वो धीरे धीरे इतना बिगड़ जाता है कि मस्जिद से जो है एक चप्पल फेंकी जाती है। उसके बाद आक्रोश में आकर वहाँ पर आगजनी भी जो है देखी जाती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से कार्य करते हुए दोनों ही गुटों में जो एक तरह से थोड़ी बहुत जो है लाठीचार्ज भी की जाती है, ताकि किसी तरह से बल का प्रयोग कर भी उस मामले को जो है शांतिपूर्ण तरीके से लाया जा सके। और यही कारण है कि पुलिस ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे मामले को जो है उधर ही कंट्रोल कर लिया। लेकिन जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बागलकोट में बन गई थी। हालांकि पुलिस एसपी से हमारी बात हुई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल पूरी तरह से स्थिति जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन पुलिस तमाम वीडियोस इस वक्त खंगाल रही है कि आखिर इसमें जो अहम कड़ी थी वो कौन था और उसकी गिरफ्तारी जो है उन्हीं वीडियोस के बेसिस पे की जाएगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर पिंकी जो गलती है वो दोनों पक्षों की नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कि आप यात्रा निकाल रहे हैं और अचानक से मस्जिद आती है और मस्जिद के बाहर रुककर डीजे की आवाज तेज कर दी जाती है, नारेबाजी शुरू कर दी जाती है, नाच गाना बढ़ा दिया जाता है और फिर मस्जिद के अंदर से पथराव
उस जुलूस पर कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से असहिष्णुता की मिसाल के तौर पर ये खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। और इनसे हो क्या रहा है, देश का जो सामाजिक सौहार्द है, जो सामाजिक सौहार्द का ताना बाना है, उसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। बात हैदराबाद की अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास हंगामा हो गया। आरोप है कुछ लोगों ने मस्जिद के आसपास शोर शराबा मचाया, नारेबाजी की, इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा। पुलिस के मुताबिक नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर कुछ लोग जमा हो गए थे, नारे लगा रहे थे और आवाजाही में रुकावट डाल रहे थे। इससे आसपास के निवासियों में डर का माहौल बन गया। मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने पुलिस से बात की और कहा कि ऐसे तत्वों की वजह से धार्मिक स्थल के आसपास शांति भंग हो रही है। डीसीपी उत्तर जोन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया, लोगों से अपील की कि वो कानून का रास्ता अपनाएं। पुलिस ने आश्वासन दिया जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद से, हमारे सहयोगी मोहसिन अली इस वक्त मौजूद हैं। मोहसिन से अपडेट लेते हैं, हैदराबाद में अभी स्थिति कैसी है मोहसिन, और यहाँ पुलिस की तरफ से कोई एक्शन, कोई गिरफ्तारी अभी तक की गई है क्या किसी भी पक्ष की? रोमाना, हालात बिल्कुल नियंत्रण में है यहाँ पर। और जो रश्मि पेरुमल डीसीपी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ये कोई बड़ा मामला नहीं था। हुआ ये था कि रमज़ान की जो ख़ास नमाज होती है रात के वक्त तरावी, तो उस मौके पर वहाँ से जुलूस गुज़र रहा था, जहाँ पर ज़्यादा देर तक जुलूस को रोक लिया गया। और आपको ये भी बता दें कि जो मस्जिद के सामने का जो सड़क है वो सड़क बिल्कुल तंग है, जहाँ से जुलूस को गुज़रने में हो सकता है कुछ वक्त लगा हो। और जो डीजे बज रहा था वो कुछ देर तक नमाजियों को ऐसे सुनाई दिया गया है कि जानबूझकर बजाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जुलूस को गुज़रने के लिए जगह कम थी, हालांकि पुलिस जुलूस के साथ थी। लेकिन मस्जिद की जो नमाज हो रही थी उसमें खलल पड़ने की वजह से, उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से कमेटी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहां पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में कर लिया। और ये कहना कि यहाँ पर कुछ अशांति फैली थी ये गलत होगा, क्योंकि हैदराबाद में हालात पूरे शांतिपूर्ण हैं। और यहाँ के कमिश्नर ने बिल्कुल सीधे तौर पर कहा कि असामाजिक तत्वों के जो हरकत है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। उन पर लगाम लगाई जा रही है रोमाना। और हालात जो है इससे पहले भी छोटे मोटे वाक़यात देखने में आए थे, जैसे पुराना पुल का हालिया वाक़या, लेकिन पूरी तरह से हालात नियंत्रण में कर लिए जाते हैं हैदराबाद पुलिस द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश का हम रुख करेंगे, जहां बटुकों के सम्मान पर मचे घमासान के बीच आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। और ऐसे में सबकी नजरें तो इस बात पर लगी हुई हैं कि सीएम योगी अपने भाषण में क्या कहेंगे। बीते कुछ दिन में बटुकों के सम्मान का एक नया चैप्टर है उत्तर प्रदेश की सियासत में खुल गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी दुर्योधन और कंस से तुलना कर योगी आदित्यनाथ को लखनऊ आने की चुनौती दे दी है। और ऐसे में आज योगी अपने भाषण में इस पूरे घमासान पर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसी पर नजर है। खास बात यह है कि योगी के भाषण के दौरान पिछली बार दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बार दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। जाहिर है ऐसे में विपक्ष ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान वाले दाव के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधेगा, तो उस पर वार पलटवार होना तय है। यह भी साफ नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बटुकों को शंकराचार्य को लेकर जो एक लकीर खींची है उससे बिल्कुल अलग हटकर अपनी लकीर आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए हैं, जिन्होंने बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर बाकायदा उनका मान सम्मान सत्कार किया है। और अब आज योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, हमारी नजर है। साफ है आज फिर शंकराचार्य के नाम को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में घमासान हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले महीने मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद के बाद से शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी शंकराचार्य के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। योगी वर्सेस शंकराचार्य के इस एपिसोड में ब्रजेश पाठक एक नया ट्विस्ट लेकर आए, जिसने सियासी तकरार को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है।
विप्र प्रसादात मम राम नामम। जिस राम नाम को लेके आदमी तरता है वो विप्र की ही कृपा थी, ये ब्राह्मण की ही कृपा थी कि भगवान राम जी का नाम राम पड़ा। ये विप्र समाज जो है, ये विप्र अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया। शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण का तेज शिखा में ही होता है। जो आपने अभी अभी देखा और सुना वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में धर्म की हुंकार और अपमान के मुद्दे पर बुलंद होती आवाज का बस एक छोटा सा ट्रेलर भर है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, यूपी का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि कैसे एक महीने के भीतर हिंदू धर्म को साधने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ही विचारधारा में दो फाड़ दिखाई देने लगी है। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। आपने जो सुना वो सिर्फ दो बयान भर नहीं है, बल्कि इन बयानों में उत्तर प्रदेश की धर्म वाली सियासत का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत है, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और देश के बड़े हिंदूवादी नेता की पहचान रखते हैं। उन्हीं योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर शंकराचार्य बार बार हमले कर रहे हैं। धीरे 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 एक एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था। गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। और अब लखनऊ से आई बिल्कुल ताजा तस्वीर देखिए, जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ हुए बर्ताव और संगम में स्नान न कर पाने के लिए सीएम योगी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे थे, उसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों के सम्मान में मोर्चा बुलंद कर दिया। अब ये जो सियासी खींचतान है, इसके पीछे 2027 का आने वाला घमासान है। यही वजह है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बटुक विवाद जिंदा हो गया है। ब्रजेश पाठक ने बटुकों को आवास पर बुलाया, सम्मानित किया, तो विपक्ष ने सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। इस सियासी रस्साकशी को कई जानकार सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई मान रहे हैं, तो कुछ जानकार इसे बीजेपी के भीतर की उथल पुथल बता रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि फिलहाल ये विवाद लंबा खिंचता नजर आ रहा है। बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौनी अमावस्या के दिन बटुकों के साथ बर्ताव को अपराध करार दिया और अगले दिन यानी गुरुवार को उनके आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया गया। आपने भी दो शब्द बोल करके समाज में एक जो रोष था या समाज में अलगाववाद था, लग रहा था कि ये जो सनातन परंपरा का अपमान हुआ है उसके लिए दो शब्द बोला है, तो इससे एक ऐसा अच्छा मैसेज गया, समाज को अच्छा मैसेज मिला। हमारे डिप्टी सीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए उनको आए थे। यूपी की राजनीति में फिलहाल बटुक, ब्राह्मण, शिखा और हिंदू जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। शिखा का जो महासनातन में है वो शिखा, सनातन की पहचान ही शिखा से है, सनातन की पहचान शिखा से है। कोई भी व्यक्ति जा रहा होगा, अगर जो चोटी होगी तो यही होगा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, सनातनी है, तो सनातन ही शिखा की धरोहर है। आज जैसे हम सब लोगों के गुरु भाई लोगों की शिखा पकड़ के खींच के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर
कार्रवाई की जाए। और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना मेरा ये है कि हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे गुरु भाई की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। सुना आपने कैसे ब्रजेश पाठक को बटुकों का सम्मान करने के लिए झोली भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है, और यूपी की राजनीति में योगी के स्टैंड से अलग डिप्टी सीएम का ये दांव समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी पार्टियों को चुभ रहा है। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। आप कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरी घटना का विवरण दिया था और कालनेमी शब्द का प्रयोग करके कहा था। उस वक़्त डिप्टी सीएम साहब या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज मुखर हो रहे हैं वो शांत क्यों थे? उस वक़्त विरोध क्यों नहीं किया था? और आज 1 महीने बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये स्वांग रचा जा रहा है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है, ये समझ नहीं रहे हैं कि आप तो तीर तरकश से निकल चुका है। अब समझिए कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक ट्विस्ट और टर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की तैयारी शंकराचार्य के जरिए हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की है, और बीजेपी के रणनीतिकारी अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हिंदू वोट टूटा तो फिर सत्ता की हैट्रिक आसान नहीं रहने वाली है। कि इसी रणनीति के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था ताकि वो शंकराचार्य विवाद में डैमेज कंट्रोल कर सके। उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की कोशिशों को कामयाबी नहीं मिली तो घटनाक्रम के पूरे 1 महीने बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगे किया गया। सभी का लेखा जोखा रखा जा रहा, समय होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देखते रहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। एक औरत जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप से चेहरों को निखारती थी, एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन जिसकी क्लाइंट्स आम औरतें थीं, जिसका नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा था, लेकिन अपराध की दुनिया में सब उसे एक ही नाम से जानते हैं, मैडम जहर। कौन है ये मैडम जहर और ऐसा क्या काम करती थी जो उसे मैडम जहर का नाम मिला? नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, काम ड्रग्स आर्म्स सप्लायर, पहचान मैडम जहर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब खुशनुमा अंसारी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए, लेकिन तब तक पुलिस को अंदाजा नहीं था कि खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर है। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन है, जो दिल्ली में मेकओवर नेहा नाम का ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों का नेटवर्क चलाती थी। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली में उस ब्यूटी पार्लर तक पहुंची जो लॉरेंस गैंग की मैडम जहर का अड्डा बना हुआ था। दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में खुशनुमा अंसारी एक नेहा मेकअप स्टूडियो के नाम से अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुशनुमा अंसारी को बॉबी कबूतर नाम के एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बॉबी कबूतर है। बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है वो खुशनुमा अंसारी, इसके अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम थी वो कई सालों से बॉबी कबूतर की तलाश कर रही थी। बॉबी कबूतर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तो वांटेड था ही, इसके अलावा कई और दिल्ली के बड़े मामले थे जिसमें वो वांटेड था। पुलिस ने जब दबिश दी तो इस मामले के अंदर खुशनुमा अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और खुशनुमा अंसारी से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि खुशनुमा अंसारी जो है वो बॉबी कबूतर को 7 साल से जानती थी। 7 साल से दोनों आपस में रिलेशन में थे और वो इसमें मामले में गैंग की मदद भी कर रही थी। सामान्य से दिखने वाली खुशनुमा उर्फ नेहा अपराध की दुनिया में मैडम जहर के नाम से कुख्यात थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मैडम जहर की लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा नेटवर्क के बीच ड्रग्स डील संभालती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स को युवाओं तक पहुंचाती थी।
और ब्यूटी पार्लर को ही उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में महिलाओं की भर्ती का दफ्तर बनाया हुआ था। लॉरेंस गैंग का ड्रग्स धंधा संभालने की वजह से ही उसे अपराध की दुनिया में मैडम जहर कहा जाने लगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में मैडम जहर की एंट्री 7 साल पहले हुई थी और 7 साल से ही वो ड्रग्स तस्करी से जुड़ी हुई थी, जिसकी भनक उसने अपने परिवार तक को नहीं लगने दी। उसका पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का। बस कहाँ पर? यही है, मटका गली में। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जैसे बुकिंग वगैरह पे जाना, उसका घर पे मेकअप का वो काम है बस, और कोई काम नहीं। कल परसों में ऐसा कुछ हुआ है। वैसे तो हमें ये पता है कि बुकिंग पे गई थी वो, बाकी कुछ पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस ने एक बॉबी कबूतर नाम के गैंगस्टर को अरेस्ट किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, उसके साथ उनका नाम आया है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी थी आपको? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना ऐसा कुछ है। वो पता नहीं किस तरीके से कि नाम जोड़ा जा रहा है, उसका कुछ है नहीं मैटर ऐसा कोई। पुलिस का कहना है कि 7 साल से इन्वॉल्वमेंट थी और जो बॉबी कबूतर जो अरेस्ट हुआ है वो काफ़ी कई बड़े बड़े मामलों में सामने आता रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो हथियार सप्लाई कराता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। मुझे कुछ नहीं पता सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई वो है मेरे को जानकारी इस बारे में। फैमिली में कौन कौन है यहाँ पर? सर उनकी एक अम्मी है जो बीमार रहती हैं, भाई है, भाभी है उनकी, एक मेरी वाइफ है, बस हम ही हैं, 4-5। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर, जिसने लॉरेंस गैंग के ड्रग्स कारोबार को पूरे देश पे फैलाया, ये मैडम जहर कैसे ड्रग्स बिजनेस की लेडी डॉन बन गई, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां और खुलासे हो रहे हैं वो तो हैरान कर देने वाले हैं। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉरेंस गैंग की मैडम जहर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी लिंक है? क्या मैडम जहर पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं के साथ भी डील करती थी? मैडम जहर पिछले 7 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ड्रग्स बिजनेस संभाल रही थी और उसने ही लॉरेंस गैंग को ड्रग्स की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। मैडम जहर ने ही लॉरेंस गैंग को ऑल इंडिया ड्रग्स डीलर का बड़ा खिलाड़ी बनाया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हेरोइन, कोकेन, गांजा की सप्लाई मैडम जहर के ही इशारे पर होती थी। लॉरेंस गैंग का ड्रग्स नेटवर्क नेपाल, पाकिस्तान बॉर्डर या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रूट से जुड़ा बताया जाता है। नेहा उर्फ मैडम जहर की गिरफ्तारी महिपालपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलाके में हुई, जो इंटरनेशनल ड्रग्स रूट्स के करीब है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि मैडम जहर के लिंक्स पाकिस्तानी ड्रग्स डीलर से हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बॉबी कबूतर के पुराने हथियार लिंक्स ISI से जुड़े हैं, इसलिए शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर भी पाकिस्तानी ड्रग्स कार्टेल के संपर्क में हो सकती है। पुलिस की टीम मैडम जहर से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके साथ इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल था। पुलिस को शक है कि ड्रग्स और हथियार के नेटवर्क में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक बॉबी कबूतर और खुशनुमा अंसारी पिछले 7 साल से साथ थे। सवाल यह है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ प्यार का था या अपराध की साझेदारी का भी था। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर के पाकिस्तानी लिंक का पता लगना तो अभी बाकी है, लेकिन देश में मैडम जहर के ड्रग्स नेटवर्क की परतें खुलना शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के धंधे में लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा गैंग की पार्टनरशिप चलती है, जिसकी कड़ी है 2 लेडी डॉन, लॉरेंस गैंग की मैडम जहर और गैंगस्टर हाशिम बाबा की बेगम जोया खान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाशिम बाबा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलायंस है। पूछताछ चल रही है कि ड्रग्स नेटवर्क में दोनों गैंग्स के बीच लिंक कैसे थे। पुलिस को शक है कि हाशिम गैंग की जोया खान और लॉरेंस गैंग की मैडम जहर ही ड्रग्स डीलिंग करती थीं। पुलिस रिपोर्ट्स में मैडम जहर और जोया खान को हाशिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई अलायंस की महत्वपूर्ण कड़ी बताया जाता है।
पिछले साल फरवरी में हाशिम गैंग की जोया खान को भी दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब लॉरेंस गैंग की मैडम जहर भी गिरफ्त में आ गई है और अब दोनों लेडी डॉन जेल में है। दिल्ली पुलिस अब नेहा उर्फ मैडम जहर से बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा नेटवर्क के बीच ड्रग लिंक्स के बारे में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब ड्रग्स के धंधे में महिलाओं को सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा है, क्योंकि महिलाओं के पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार पर आने के चांस कम होते हैं। देखिए, लॉरेंस गैंग की मैडम जहर की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग में फीमेल ब्रिगेड पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग में मैडम जहर जैसी एक दो नहीं बल्कि कई लेडी डॉन एक्टिव है। दावा तो यह भी है कि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में एक पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर ली है, जिसमें महिला गैंगस्टर्स की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग और उन्हें अलग अलग जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, सब कुछ एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर मैनेज किया जाता है। अब ये भी देखिए आप विस्तार से इस रिपोर्ट में। नेहा उर्फ खुशनुमा उर्फ मैडम जहर न तो लॉरेंस गैंग की पहली लेडी डॉन है और न ही इकलौती लेडी डॉन है जो गिरफ्तार हुई है, क्योंकि अभी तक लॉरेंस गैंग की 6 लेडी डॉन या तो गिरफ्तार हो चुकी हैं या गैंग में सक्रिय हैं। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर फरवरी 2026 में दिल्ली से गिरफ्तार, जो लॉरेंस गैंग का ड्रग सिंडिकेट चलाती थी। सीमा मल्होत्रा उर्फ मैडम माया 2024 में जयपुर में गिरफ्तार, गैंग की मैसेंजर रेकी हथियार सप्लाई और एक्सटॉर्शन में शामिल 50 साल की उम्र में पकड़ी गई। गैंग की पहली प्रमुख महिला सदस्यों में से एक दीपा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन बताई जाती है। लॉरेंस गैंग के चंडीगढ़ मॉड्यूल से जुड़ी हुई है, 2025 में गिरफ्तार हो चुकी है। लॉरेंस गैंग के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट रोल में शामिल माया उर्फ कशिश उर्फ पूजा मैडम 2024 में चंडीगढ़ से गिरफ्तार की गई। लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शेल्टर और सपोर्ट देती थी। ये तो सिर्फ कुछ नाम है। पुलिस को पूरा यकीन है कि लॉरेंस गैंग में और महिलाएं हो सकती हैं जो अभी छिपी हैं या फिर जांच में नहीं आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल के सालों में महिलाओं की भर्ती बढ़ाई है। लॉरेंस गैंग अब महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इस्तेमाल कर रहा है। ड्रग्स, हथियार सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, हनी ट्रैप, रेकी में महिलाओं का रोल बढ़ाया गया है। ब्यूटी पार्लर जैसे फ्रंट बिजनेस की आड़ में ये महिलाएं लेडी डॉन कोड नेम से जानी जाती हैं। मैडम जहर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का शक पुख्ता हो चुका है कि लॉरेंस गैंग अब लेडीज की आड़ में अपने काले धंधों को कानून की नजर से बचाने की चाल चल रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि लॉरेंस गैंग ने अपनी पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर ली है, जहां गैंग की लेडी डॉन लड़कियों की भर्ती करती है। कैसे, अब ये भी जान लीजिए। गैंग लीडर्स और उनके फैन अकाउंट्स पर रील्स, स्टोरीज और पोस्ट डालकर महिलाओं को फंसाते हैं। लॉरेंस गैंग की मैडम माया जैसी महिलाएं सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करती हैं और नई सदस्यों को रिक्रूट करती हैं। युवा महत्वाकांक्षी आर्थिक तंगी वाली महिलाओं को डीएम भेजकर गैंग में शामिल होने का लालच भी दिया जाता है। इसके अलावा गैंग के पुरुष सदस्यों के रिलेशनशिप्स और पर्सनल कनेक्शन के जरिए भी महिलाओं की भर्ती होती है। दिल्ली से गिरफ्तार लॉरेंस गैंग की खुशनुमा की भर्ती भी इसी तरह हुई थी, जो गैंग के प्रमुख सदस्य बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड थी, जिसे बॉबी कबूतर ने लॉरेंस गैंग में शामिल करवाया और फिर खुशनुमा बन गई लॉरेंस गैंग की सबसे खूंखार लेडी डॉन मैडम जहर। और अब बात राहुल गांधी की। 7 साल पुराने मानहानि केस पे पेश होने के लिए राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे हैं। आज उनका बयान सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज होगा। दरअसल राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में अमित शाह को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने सुल्तानपुर में उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज उसी मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी का बयान दर्ज होना है। कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे, तो राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए हैं। यहां राहुल गांधी का बयान दर्ज किया जाएगा। सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर सत्यमेव जयते के पोस्टर लगाए गए।
इसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ सत्यमेव जयते ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर। ये राहुल गांधी की गाड़ी, और देखिए राहुल गांधी यहाँ आगे बैठे हुए हैं और आज यहाँ पर सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचे हैं। और जिस तरह से ये मामला है, यहाँ पर आज राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं और काफ़ी समय से राहुल गांधी का इंतज़ार हो रहा था। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से पुलिस का भारी महकमा मौजूद है और जो इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हम आपको दिखा रहे थे। और आज खास दिन है इसलिए क्योंकि 8 साल पुराना मामला है और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी है, अभद्र टिप्पणी है, उसको करने का मामला है और उसमें आज राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में राहुल गांधी जब अपना बयान दर्ज कराते हैं तो क्या कहते हैं और कोर्ट उन्हें क्या आदेश देती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि केस में पेशी को लेकर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है। असम में प्रियंका गांधी ने इस केस को झूठा बताते हुए कहा कि सच के साथ खड़े होने वाले पर सरकार हमला कर रही है। राहुल गांधी की पेशी पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, झूठा केस डालकर परेशान किया जा रहा है राहुल गांधी को, ये कहना है प्रियंका गांधी का। हम बहुत साल से सह रहे हैं, जो सच के साथ खड़ा है सरकार उसी पर हमला कर रही है। हम सच का साथ दे रहे हैं इसीलिए हम पर हमले हो रहे हैं। प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, प्रियंका गांधी कह रही है कि हम बहुत साल से सह रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं इसीलिए सरकार हम पर हमले कर रही है। उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज़्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और देखिए भारत जो है वो पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। ये संगठन सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन को लेकर अहम भूमिका निभाता है। सेमीकंडक्टर, एआई के अलावा महत्वपूर्ण खनिजों की ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित और लचीला बनाने में इसकी अहम भूमिका है। माना यह जा रहा है कि इसका गठन दुनिया में तकनीक के बाजार में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। इसमें अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, ब्रिटेन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। तो अब भारत पैक्स सिलिका का हिस्सा। चीन को काबू करने के लिए ये देशों का संगठन, जिसमें अमेरिका से लेकर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, ब्रिटेन, कतर, यूएई, ये वो तमाम देश हैं जो इसमें शामिल हैं। तो एआई सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आप इसे भारत की एक नई उड़ान के तौर पर भी देख सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।